सर्विस सेक्टर की बात करें तो यदि हम आंकड़े देखें मौजूदा हालात में तो आंकड़े कुछ खास अच्छे नहीं हैं। यदि हम एचएसबीसी सर्विसेज पीएमआई इंडेक्स की बात करें जो एचएसबीसी की तरफ से हर महीने दिया जाता है, उसके हिसाब से सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो 17 महीने में सबसे कम है। उसके अलावा भी यदि आप जीडीपी ग्रोथ की फोरकास्ट देखें 5% की फोरकास्ट है साल 2012-13 की, और उसमें जो सर्विस सेक्टर का कंपोनेंट है उसमें भी यह माना जाता है कि काफी ज्यादा वीकनेस है। इसका क्या असर होगा इकोनॉमी पे, और सबसे जरूरी बात इसका एम्प्लॉयमेंट और जॉब मार्केट पे क्या असर होगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर हमारे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ। तो क्या इन परिस्थितियों का असर होगा इस सेक्टर पे, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री सुमन ज्योति खेतान, प्रेसिडेंट पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स। खेतान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र कुमार पंत हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इंडिया रेटिंग से। डॉक्टर पंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ श्री ऋतुपर्णा चक्रवर्ती हैं, को फाउंडर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टीम लीज बैंगलोर से, और श्री राजा लाहिरी, पार्टनर ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज ग्रांट थॉर्टन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर पंत, मैं आपसे शुरू करता हूं। यदि हम एचएसबीसी पीएमआई की बात करें 17 महीने में सबसे कम, यदि कह सकते हैं कि 1.5 साल में सबसे कम हमने ग्रोथ देखी है। और यदि हम जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की भी बात करें 5% का आंकड़ा सामने आया है। अगर हम उसको ब्रेकअप करके देखें तो सर्विस कंपोनेंट में भी बहुत ज्यादा वीकनेस की एक्सपेक्टेशन है। तो वाकई में मौजूदा स्थिति क्या है यदि हम पूरे सर्विस सेक्टर को इस समय देखें? देखिए, सर्विस सेक्टर जो है मेनली जो आपका एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ होता है, तो वहां से पुराना ट्रेडिशन जो था, जो इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट करते थे, वो ये था कि वो उन दोनों सेक्टर्स की ग्रोथ सर्विस सेक्टर की ग्रोथ ड्राइव करती है। आज की डेट में आप देखिए तो उसमें आपको एक्सपोर्ट्स और बाकी चीजें भी मिलेंगी जो उसको ड्राइव कर रही हैं। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो ग्रोथ ड्राइवर हैं उस सेक्टर के, वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर बहुत अच्छा नहीं है। तो इसका असर हमें सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ पे देखने को मिलेगा। इमीडिएटली नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद देखने को मिलता है। और जैसा हमने देखा पिछले 2 साल से ग्रोथ की रफ्तार जो है वो कम हुई, तो उसका असर अब हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम इसमें देखें एक और चीज कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, वो जो कंपोनेंट है वो आपका जो कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसकी जीडीपी में जाएगा। अगर हम देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या किया कि जो लास्ट क्वार्टर था उसमें एक्सपेंडिचर कट बहुत ज्यादा थे, जिसके कारण 5.2% ऑफ जीडीपी डेफिसिट हुआ। और अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आ रही है उसमें यह है कि मार्च में और 20,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर डेफर कर दिया। तो डेफिसिट जो है वो इवन 5.2 की है, 5% आने की उम्मीद है। और इसका सीधे सीधे असर जो है हमें सर्विस सेक्टर की जीडीपी पे देखने को मिलेगा। अगर हम पीछे जाएं, लीमैन ब्रदर क्राइसिस के बाद जब हम ग्रोथ रेट डाउन था, उसका सडनली जो ग्रोथ बूस्ट अप हुआ, उसमें आप देखिए जो सैलरी रिवीजन, 6th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू और लोकल बॉडीज में जो हुआ, उसी कारण हमें ग्रोथ की एक रफ्तार देखने को मिली। पर जिस तरीके से इस समय के हालात हैं, अगर आप देखिए ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, ये एक हेड है। कम्युनिकेशन में जिस तरह से हमारा मोबाइल एडिशन और बाकी चीजें होती, वो रफ्तार सुस्त पड़ी है, क्योंकि एक बार हम 75% के करीब उस पे पहुंच चुके हैं टेली डेंसिटी पे। होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम और बाकी चीजें में, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे हिट हुआ है। हमारा ट्रेड स्लो डाउन हुआ है, तो उसके कारण जो रेलवे का फ्रेट का जो है उस पे हिट हुआ है। उसके साथ साथ हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट जो है, रोड ट्रांसपोर्ट जिसे हम कहते हैं, तो ट्रकिंग मूवमेंट, तो बिकॉज हमारा एक्सपोर्ट लगातार 8 महीने गिरा, उस पर असर मिलेगा। फाइनेंस में जिस तरह से इस समय नजर आ रहा है कि जो लैंडिंग टू बैंक लैंडिंग है वो कोई 14% के करीब है, तो उसका असर हमें फाइनेंशियल सेक्टर पे, तो तीनों जो ब्रॉड सेक्टर हैं वो हिट हुए हैं। उसमें कुछ डोमेस्टिक रीजन है, कुछ उसमें इंटरनेशनल रीजन है, बिकॉज जब इंटरनेशनली ग्लोबली आपका डिमांड कम होगा तो उसका असर हमें ट्रेड सेक्टर पे देखने को मिलेगा। तो इन सब का मिला जुला असर जो है वो हमें इसमें देखने को मिल रहा है। और अगर सरकार अपना घाटे को कंट्रोल करती है, और तो हमें ये देखने को मिल सकता है कि आने वाले इस पर्टिकुलर साल में भी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ
जो हम ये मान चुके थे कि 8% तो गिवन है, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। परंतु आप इसको सीधे सीधे उस चीज से रिलेट कीजिए कि अगर गवर्नमेंट अपने घाटे को अपने रेवेन्यू के हिसाब से कंट्रोल नहीं करेगी तो फिस्कल डेफिसिट इनलार्ज होगा। फिस्कल डेफिसिट इनलार्ज होगा तो आपका प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग पे असर पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट पे असर पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए एक्सपेंडिचर कर्टेलमेंट, और उसमें बेटर ये होगा कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर्टेल हो, कैपेक्स कर्टेल ना हो, उसके कारण हमें ये हालात देखने को मिले। खेदान जी, यदि मैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं सर्विस सेक्टर के, चाहे वो ट्रेड हो, होटल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, कम्युनिकेशन की बात की पंत साहब ने, उसके अलावा फाइनेंस है, रियल एस्टेट है, आप हर एक सेक्टर को उठा लीजिए, किसी न किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं है। चाहे वो सरकार की तरफ से डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो बैंक्स की तरफ से लेंडिंग की बात हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में जिस प्रकार 2G केस की अभी भी फॉल आउट हो रहा है। तो इंडस्ट्री की इस समय क्या मांग है, इंडस्ट्री क्या चाहती है सरकार की तरफ से कि वो सरकार इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए कुछ करे? देखिए, ये अपने बात करें सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ के लिए। सर्विस सेक्टर और स्टैंड अलोन तो ग्रोथ करेगा नहीं। शुरू में थोड़ा किया बिकॉज इट वॉज अ फॉल आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब्रॉड से आउटसोर्सिंग हुआ, अब्रॉड में ग्रोथ हो रहा था। इंडिया वॉज देन तब लो कॉस्ट इकोनॉमी माना जाता था भारत को, तो उसका बेनिफिट मिला। आज के दिन भारत अभी ने अपने को सोचने के जागने के, तो सैलरी हो, वेजेस हो, बिजली हो, ट्रांसपोर्ट हो, कुछ भी हो, लो कॉस्ट इकोनॉमी नहीं है। अब ये देखिए कि पिछले 5 वर्षों में फिलीपींस में कितना सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ, थाईलैंड में कितना हुआ, आपको इंडोनेशिया में कितना हुआ, ईस्टर्न यूरोपियन में कितना हुआ, बाकी अन्य देशों में कितना हुआ। ये सब जो ग्रोथ हुआ है, ये हुआ है एट द कॉस्ट ऑफ द ग्रोथ कि इंडिया के सर्विसेज सेक्टर में नहीं हुआ। ये बात को अपने नहीं भूलना चाहिए। आप सोचेंगे हमारा 15% ग्रोथ है, बहुत अच्छा है, पर आप ये भूल रहे हैं कि पोटेंशियल तो 30% का था। इंडिया इतना सडनली हाई कॉस्ट क्यों हो गया? पॉइंट नंबर 1, इंडिया में स्किल्स का कमी है। लोअर लेवल्स में स्किल्स हैं, लोअर लेवल में आपका मैन पावर का कोई शॉर्टेज नहीं है। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं उनका एम्प्लॉयबिलिटी में क्वेश्चन आ जाता है। दैट्स पॉइंट नंबर 2। अब्रॉड में भी अभी थोड़ा सा आपको तंगी है, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो। तो भारत में क्यों निवेश करेंगे? भारत में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, जमीन का प्रॉब्लम, हर एक तरह का प्रॉब्लम है, तो अन्य देशों में जा रहे हैं। तो एक तो ये हो गया जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन का, आउटसोर्सिंग का बेनिफिट इंडिया को मिल रहा था, चाहे इंडिया का डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रो करे चाहे नहीं करे। दूसरा कि इंडिया का जब डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रो करेगा, मैन्युफैक्चर या एग्रीकल्चर, फिर ही सर्विसेज ग्रो करेगा। अदर सर्विसेज का किसी को दरकार नहीं है। मैन्युफैक्चर सेक्टर में ना तो ग्रोथ है, लास्ट 5 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ सब जानते हैं। जहां इन्वेस्टमेंट हुआ वहां पे ब्रेक लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका पावर प्लांट तो बैठ गया, आपका कोयला नहीं है, आपके पास माइंस नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, चाहे कोई भी सेक्टर हो जाए। तो वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पोटेंशियल था वो तो रियलाइज हो नहीं रहा है, तो उसको रियलाइज करना होगा। आप एग्रीकल्चर देख लो, आपको कोल्ड चेन चाहिए, आपको प्रोड्यूस चाहिए, जो भी चाहिए, वहां पे भी आपका ग्रोथ नहीं है। तो सर्विसेज सेक्टर का या एम्प्लॉयमेंट का कोई भी सेक्टर हो, ग्रोथ आएगा कहां से? ऑटोमोबाइल सेक्टर का डिमांड कम है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाते जाओ आप, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट तो उसमें आएगा। अनलेस आप चीपर कार्स में मूव करो, अनलेस आप ये जिसको बोलते हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में जाओ, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स में जाओ, जैसे ब्राजील में है, आप तुरंत जाओ जिससे कि सस्ता हो जाए, आपका डिपेंडेंस इसमें नहीं चला जाए। तो उससे क्या होता है, लोगों को एक इनसिक्योरिटी है, लोग खर्चा नहीं करेंगे। आप ट्रैवल देख लीजिए, कम है, फॉरेन टूरिज्म कम है, अराइवल्स कम है, आपका एयरपोर्ट्स का, अब चीप एयरलाइंस का तो जमाना रहा नहीं, तो ट्रैवल कम हो जाएगा। आपका ट्रैवल का कॉस्ट इंडिया में बहुत हाई है, चाहे गाड़ी हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल्स हो, तो लोग कंपनी जाएंगे, तो उससे जो पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था वो कम हो जाएगा। तो ये सब एक साइकिल है, ये आइसोलेटेड सर्विसेज सेक्टर तो नहीं बढ़ सकता। क्या चीज का सर्विस करेंगे, कौन उसको नौकरी देगा, कौन उसके पास आएगा? राजा, मैं बिजनेस कॉन्फिडेंस के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूंगा। हालात बहुत खराब है, हमने देखा है 2008 से ही इकोनॉमी नहीं संभल पाई। हालांकि बीच में कुछ महीनों, कुछ क्वार्टर्स के लिए कुछ रिकवरी आई थी, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने कहा, अब वो भी आती नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा कटौती की जा रही है। तो जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है कॉर्पोरेट्स के अंदर, वो कॉन्फिडेंस इस समय क्या है? क्या जब तक सरकार की तरफ से पॉलिसीज नहीं बदलेंगी, क्या जब तक हम आरबीआई की तरफ से रेट कट नहीं देखेंगे, या जब तक हम इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं देखेंगे, क्या तब तक कॉन्फिडेंस में इसी तरह कटौती आती रहेगी? Yeah, I see, in my view, businesses will do the way they want to do businesses. In fact, from a Graham Thornton perspective, we actually did a survey among kind of optimism amongst family businesses and the GL corporates. I think the interesting point in the study that came out very clearly
was from an India perspective, businesses are optimistic about growth. So I think that's point number one. Fundamentally, businesses, entrepreneurs, corporates are very optimistic about growth. I think clearly what we need to understand is that, the government definitely has a huge role to play. And we've seen the kind of things that have happened in terms of the budget, the GAR, which really had impact last year. However, in my view, as we stand today, I think the posture of the government, the policies that it has declared, I think it's very positive. And I think that gives a confidence to corporates, which is great. Having said that, the proof of the pudding is in the eating, which means the implementation of some of these policies, which means if you take out some of the key regulations that have happened, the FDI in retail, broadcasting, aviation, great fundamental policies. But all of this needs to be implemented. All of these needs are great potential job creators. So I guess the importance at this juncture for all of us is to make sure some of these steps are rightly implemented, because fundamentally corporates remain optimistic. They want to do businesses, and the kind of work that we do from a consulting perspective, we clearly see businesses stepping up the momentum this year. And I hope some of these implementation policies and strategies finally take shape this year. मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे जॉब सिचुएशन की। सर्विस सेक्टर इस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ दूसरा सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है। तो यदि हम स्लोडाउन की बात करते हैं तो किस प्रकार की मंदी आ सकती है जॉब मार्केट में, और क्या आने वाले समय में हम अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ प्रकार की बढ़ोतरी देखेंगे, और क्या ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी, और इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद। मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे सर्विस सेक्टर के मौजूदा हालात के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं जॉब मार्केट की। जॉब मार्केट की हालत भी कुछ खास नहीं है। यदि हम जॉब स्पीक्स इंडेक्स की बात करें, जो जैन के मंथ का हमारे पास है, जॉब स्पीक्स इंडेक्स Naukri.com की तरफ से निकाला जाता है। इसमें इसके हिसाब से टेलीकॉम और इंश्योरेंस सेक्टर्स अपने आप में अच्छा नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर भी अपने आप में कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा है। छुटपुट ग्रोथ देखी गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर जैसे और छोटे मोटे दूसरे सेक्टर्स में ग्रोथ देखी गई है। ऋतुपर्णा जी, आप बताइए, जॉब मार्केट को किस तरह कोरिलेट करें? हमारे सारे विशेषज्ञों ने यह माना है कि सिचुएशन खराब है, सिचुएशन और बिगड़ सकती है। तो यदि एक लैग इंपैक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में स्लोडाउन आया तो उसका लैग इंपैक्ट अब हम सर्विस सेक्टर पे देख रहे हैं, तो किस प्रकार की जॉब सिचुएशन आ सकती है? क्योंकि ये तो हम सब मानते हैं कि जॉब कट्स होंगे। कॉर्पोरेट जगत को जब उनकी बैलेंस शीट पे प्रेशर दिखेगा, इनकम पे प्रेशर दिखेगा, तो वो उनकी तरफ से जॉब कट्स होंगे। तो किस प्रकार की स्थिति आप देख रहे हैं आने वाले समय में? मेरा ये मानना है कि जॉब्स पर से है मार्केट में। सर्विस सेक्टर हायर करना चाहती है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सर्विस सेक्टर के सामने अभी सबसे बड़ी चैलेंज जो फेस कर रहे सर्विस सेक्टर, ये स्किल की। सो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं, हायरिंग नहीं हो रही थी। मेरा मानना है पिछले साल मिड ऑफ लास्ट ईयर से लेकर अब तक काफी अच्छी ट्रेंड हमने देखा है इन टर्म्स ऑफ हायरिंग बाय द सर्विस सेक्टर। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे सामने है कि जो सर्विस सेक्टर को अपना जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए जो स्किल चाहिए और जिस सैलरी या जिस वेज लेवल पे चाहिए, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर सर्विस सेक्टर। और इस वजह से जो एक सर्विस जो एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे वो लोग कल शायद दे पा रहे थे ऑफर, अभी नहीं दे पाएंगे। एंड आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम एंड दैट इज अ चैलेंज दैट वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद। और मेरा मानना है कि एज अ कंट्री हमें इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। बहुत सारे स्कीम्स हैं जो हम लोगों को रिविजिट करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अप्रेंटिसशिप एक्ट, जो हमारे ये जो स्किल प्रॉब्लम है वो बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकता है, बट ज्यादा उसमें कुछ चेंज या कोई बदलाव नहीं आया है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, सर्विस सेक्टर हैज बीन टोटली इग्नोर्ड फ्रॉम द परव्यू ऑफ दैट सेक्टर। एंड
that particular aspect is going to become a big challenge because सर्विस सेक्टर के पास अभी कोई टैलेंट पूल अवेलेबल नहीं है. सो सेम जो लॉट हायर हो चुकी है वो यहाँ से वहां जा रहे हैं एंड ऑब्वियसली दैट विल इम्पैक्ट द सैलरी एंड द वेज लेवल्स. बट इंटरेस्टिंगली मैं हमारे तरफ से, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आई फील देयर इज एन ऑप्टिमिज्म इन हायरिंग एंड दैट वी हैव सीन इन सर्विस सेक्टर. बट यस, ये 2007-8 में जैसे हायरिंग हो रही थी उस तरह का हायरिंग शायद हम लोग दोबारा अगले 1-2 साल में न विटनेस करें, बिकॉज आई बिलीव थोड़ा सा वो अनरियलिस्टिक भी था. बट अभी हायरिंग हो रही है. द अदर एस्पेक्ट ऑब्वियसली इज दैट जो हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारे हायरिंग हो रही है विदाउट टेकिंग अ वेरी लॉन्ग व्यू ऑफ लाइफ. सो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स बहुत आ रहे हैं. इसका मतलब इट इज रिजल्टिंग इन अ लॉट ऑफ flexi staffing या temporary staffing jobs which is increasing in the service sector. और I think consumer has a role to play in that, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं consumer का जो behavior है, they are also waiting and watching कि कल क्या हो उस हिसाब से. A little bit of preparedness has set in कि अगर कल कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए अभी से let's prepare for it, and hence there is a mentality of saving, expenditure is coming down, and I think that will definitely have a certain amount of impact in service sector. For example, I think recently telecom sector का एक report में देखा गया है कि there are more number of people actually buying prepaid SIMs than postpaid SIMs, which is an interesting phenomena, and I think ये establish करता है कि लोग बहुत ज्यादा दूर की नहीं सोच रहे. Also, if I were to look at the HSBC report, interestingly, March में जो dip है ये होता है हर साल, क्योंकि there is a certain amount of people are waiting to see किस तरह का raise मिलता है salary में, किस तरह का कोई policy change, कुछ भी. I mean, how is it that the economy is looking? More or less, we see usually we see there is a slowdown in terms of jobs that are available, but it typically picks up from May and June. और मेरा मानना है अगले 6 महीने में we will see a surge in demand in terms of jobs. Yes, it will never be जैसे था 2007-2008 में, but I'm actually not all that pessimistic about the situation. I think there is demand in the market. It's a matter of हमारा देश की preparedness to be able to supply that demand, which I think is the biggest challenge that is facing the services sector. राजा, एक फॉलोअप क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा. जो बात ऋतुपर्णा ने कही कि एक तरह से शॉर्ट टर्म हायरिंग की ज्यादा डिमांड है, लॉन्ग टर्म की फिलहाल कंपनीज नहीं सोच रही, तो जो कंपनी से आपकी इंटरेक्शन होती है उनकी क्या राय है? क्या हायर एंड फायर पॉलिसी की अपनाई जा रही है कि हाँ, मौजूदा हालात के हिसाब से यदि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो हायर कर लो, जहां थोड़ी बहुत गिरावट देखी वहां हम इन लोगों को जॉब से साइडलाइन कर देंगे, बेंच पे बिठा देंगे? क्योंकि देखा यह गया कि जिन जिन सेक्टर्स की हमने शुरू में बात की थी उन सब सेक्टर्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी हायरिंग हो रही है. तो क्या टेम्परेरी हायरिंग की तरफ ज्यादा स्कोप है? No, absolutely. I think I completely agree with what Rituparna said. That there is a little bit of short-term thinking here, and when you look at short-term hiring, I think what really comes out is that people are cautious. So why people are cautious? Because they're not feeling very confident or uncertain what is going to be the long-term playout of the particular sector. So I think that possibly leads to the short-term hiring. However, I think saying that, if you look at fundamentally some of these sectors, if you look at IT, which is the biggest kind of net hirer and has been the toast of the services sector. Now, IT is fundamentally export oriented. Now, US contributes a maximum in terms of revenue from there. Now, clearly the issues in the US is impacting our hiring, and obviously the growth of most of the IT companies are fairly muted if you look at the last quarter results. But saying that, I think one of your panelists rightly mentioned, and which actually marries very well what Rituparna is saying, is that unless the skill sets are enhanced, it is very difficult for that sector to really raise fundamental drivers of hiring. So I think important is at this juncture for us to see how we can raise our skill sets and how we can focus on innovation, which can help in the overall hiring and the job potential for India. डॉक्टर खेतान, हायरिंग बहुत ही सेंसिटिव मैटर है. कोई भी इंडस्ट्री
अपने आप को इस तरह प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती कि हम हायर एंड फायर की पॉलिसी करते हैं, और हर इंडस्ट्री सस्टेनेबल इंडस्ट्री दिखना चाहती है अपने आप में, लेकिन इंडस्ट्री के पास कोई रास्ता नहीं है। जिस प्रकार की कटौती हम देख रहे हैं कॉस्ट में, मार्जिन मेंटेन करने के लिए, और जिस प्रकार की पॉलिसीज हैं जिसमें इंडस्ट्री को काम करना पड़ रहा है, तो जॉब मार्केट पे इसका असर क्या है? तो किस प्रकार चलना पड़ेगा जॉब मार्केट में स्टेबिलिटी बनाने के लिए? देखिए, जब इंडस्ट्री काम करता है उसका प्राइमरी फोकस इज नॉट ऑन क्रिएटिंग और डिस्टर्बिंग द जॉब मार्केट। लेट्स नॉट फॉरगेट, इंडस्ट्री जब काम करता है, स्पेशली नाउ इन द एरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे ओपन कंपटीशन है, वो पहले अपना प्रॉफिट देखता है, अपना रिटर्न देखता है, अपना इन्वेस्टमेंट देखता है। कितना जॉब जनरेट होगा या नहीं होगा बिकम्स ओनली अ साइड इशू और अ फॉल ऑफ। दैट्स पॉइंट नंबर 1। सो इफ यू वांट टू क्रिएट द काइंड ऑफ नंबर ऑफ जॉब्स जितना कि इंडिया में डिमांड है या सरप्लस लेबर है, then you cannot just leave it to the forces of competition or to globalization. That's point number 1. Point number 2, with most industries today, the tendency is, I'm not blaming them, tendency is to hire as few people. This is a global tendency. आप देख लीजिए, जापान में तो रोबो will replace even the other 10 workers which they may have employed. So वो जो unskilled workers है वो कहाँ जाएंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर नहीं सकते, उनके पास वो स्किल सेट है नहीं, उनके पास हाई लेवल का भी स्किल सेट है, तो कितना हाई लेवल का स्किल सेट चाहिए कि उनको नौकरी मिल जाए? अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट इज टच वेरी हाई एंड इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू कंप्यूट दो स्टैटिस्टिक्स। आप रियल लो तो अमेरिका में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर आप इफ यू से 24/7 तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और बढ़ जाएगा। सेम आपके बढ़ जाएंगे यूके में। देयरफॉर यू मस्ट रियलाइज यू कांट लीव इट टू द ओपन ग्लोबल एंड डोंट ब्लेम देम आल्सो बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। तो या तो आप उसको चेंज करिए। इंडिया में स्किल्स का अपग्रेड करने का तो बहुत दरकार है, और इंडिया में कंपेयर टू व्हाट वी नीड, इंडिया में तो कुछ नहीं है। हम बोलते हैं 5%, 7%, 8%, पर अपना रिक्वायरमेंट क्या पहले ये देखिए ना। इन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री अगर 0% भी तो चल जाएगा, बस एवरीबडी इज वेल ऑफ। हियर हु इज वेल ऑफ? ओनली अ स्मॉल परसेंटेज। तो इफ यू वांट टू टॉक ऑफ इंडियाज पोटेंशियल और इंडियाज डिमांड, योर रिक्वायरमेंट और द शूट ऑफ टारगेट इज फार मोर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको जो आदमी खुद एंटरप्रेन्योर बन सकता है, आज आप देख लीजिए मैरिजेस में सब सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे फूल वाला हो, चाहे केटरिंग वाला हो या दूध वाला हो, सब है। आप उसको फैसिलिटेट करिए। जो आपके हॉकर्स है उनको फैसिलिटेट करिए। आप सब बोलेंगे नहीं तुम दुकान में जाओ, दुकान में जाने में 1 करोड़ रुपया लगेगा, हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड? दैट्स पॉइंट नंबर 1। सो हैव टू सी अ बेस। आज हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत पोटेंशियल है, तो सेल्फ प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज अ मस्ट इन इंडिया। आप सोचोगे इंडस्ट्री आके सबको एम्प्लॉय करेगा तो उतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपका 10-12% भी हो जाए ना, कितने को ऑब्जॉर्व कर लेगा? वो सब तो आपका मशीन में जाने वाले हैं। तो एंटरप्रेन्योर को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। एंड डोंट जस्ट टॉक अ बिग सिटी, यू हैव टू स्टार्ट वेयर द मैक्सिमम पीपल आर देयर। सिटी में, मेजर सिटी में इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, विच इज नॉट गुड, बिकॉज द बिग सिटीज कैन नॉट अब्जॉर्व एवरीबडी, द क्वालिटी ऑफ लाइफ गोज डाउन। अब टीयर 2 सिटीज में इतना स्कोप है, वहां कोई जाता नहीं है। क्यों? बिकॉज बेसिक फैसिलिटी नहीं है। आप वहां बेसिक फैसिलिटी देखिए, यू सी द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच विल बी जनरेटेड। आपको हर एक चीज वहां बनाना पड़ेगा, चाहे स्कूल हो या हॉस्पिटल हो या नर्सेज हो। आप बेसिक दीजिए, सब वहां शिफ्ट कर जाएंगे। जो उस गांव के हैं या गांव के आसपास लोग हैं, हर एक जगह आप एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर या एक डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बना दीजिए। इन एवरी क्लस्टर ऑफ हैविंग से 50,000 और 100,000 पीपल, इट मे कंप्राइज ऑफ 10 विलेजेस और 20 विलेजेस। वहां प्रमोट करिए, वहां बेसिक्स को डेवलप करिए एंड लेट देम रिमेन देयर। सबको अगर सिटी में अर्बन, ठीक है, अब उसी का अर्बन बना लो या उसी को सेमी अर्बन बना लो, दैट विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आपका बूस्ट होता है कंस्ट्रक्शन से, फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत स्कोप है। रेलवे में हो सकता है वो एम्प्लॉयमेंट हो, आपका एयरलाइंस में आपका डाउनफॉल है। तो जिस सेक्टर में आपका स्किल डेवलपमेंट पॉसिबल है वहां करो। एग्रीकल्चर हो गया, कोल्ड चेन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अनगिनत है। ट्रेडिशनल आपके हैंडीक्राफ्ट हो गए, पेंटिंग हो गए। सो दीज लोकली आप इंडिविजुअल लेवल में टारगेट करोगे। एक इंडिविजुअल को लेटेस्ट जॉब नौकरी नहीं मिलेगा मार्केट में, खुद क्या काम ऐसा कर सकता है जिससे कि वो जो भी बनाए, पेंटिंग हो, हैंडीक्राफ्ट हो, दर्जी हो, जो भी हो, उसका इनफ सेल हो जाए जिससे कि ही कैन लुक आफ्टर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली। लुक एट इट फ्रॉम दी रिवर्स पर्सपेक्टिव एंड यू विल सी यू कैन डू इट। यू हैव टू जस्ट प्रमोट देम, विच मीन्स वॉट यू हैव टू कम डाउन टू मैक्रो बैंकिंग। और उनको तो 20-30 हजार रुपया अगर मान ली चाहिए, उसको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आदमी कैसे स्टार्ट करेगा? सो यू कांट एक्सपेक्ट सेल्फ, जिसका एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर बनेगा, अपना घर गिरवी रख के तो नहीं बनेगा, उसका अब एक सीड कैपिटल चाहिए। तो आपको मैक्रो फाइनेंसिंग से, उस लोकल लेवल से आपको आरंभ करना पड़ेगा। इफ यू रियली वांट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम
in a holistic manner and throughout India. Don't go by 10%, 15%. 10%, 15% actually in India, it may look good on paper, but it doesn't satisfy the requirement of such a large country. And we have a growing population, don't forget that. So we have to look at everything from a fresh perspective, from an individual perspective. मैं रिटेल लेंडिंग, कंज्यूमर लेंडिंग और जो ब्याज दर हैं, किस प्रकार पिछले 2 से 3 साल में ब्याज दरों में भारी उछाल देखा गया और अब थोड़ा बहुत उसमें कटौती आ रही है, क्या काफी हद तक ब्याज दरें भी रिस्पॉन्सिबल हैं सर्विस सेक्टर के मौजूदा हालात के लिए? छोटे से ब्रेक के बाद मनी मंत्र में आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि सर्विस सेक्टर में जॉब मार्केट की क्या हालात है। कुछ ज्यादा खास ऑप्टिमिज्म नहीं उभर के आए, लेकिन हाँ, जैसा कि विशेषज्ञों ने कहा कि काफी कुछ करने की जरूरत है। डॉक्टर पंत, मैं क्रेडिट एनवायरनमेंट की बात करना चाहूंगा। हमने देखा है पिछले 2 से 3 साल में आरबीआई ने ब्याज की दरें बढ़ाई और काफी तेजी से बढ़ाई, लेकिन हाँ, अब ब्याज की दरों में कटौती भी देखी गई है। 100 बेसिस पॉइंट की कटौती देखी है हमने पिछले 1 साल में। तो जो ब्याज दरें हैं उनको यदि हम कोरिलेट करें सर्विस सेक्टर की मौजूदा हालात से, तो वो कितना उनका इंपैक्ट है? हाँ, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में तो सीधा सीधा इंपैक्ट आता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में किस प्रकार का इंपैक्ट क्रिएट करता है? देखिए, ब्याज दर को जब हम उसके साथ देखते हैं तो हमें मेनली देखना होगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट मूव करता है। अब अगर हम ये सब चीजें देखें तो इसमें ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, मेरे ख्याल से आज की डेट में बहुत कम लोग, कोई इक्का दुक्का आदमी होगा जो मोबाइल के लिए लोन लेता है। उसके बाद फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विस। तो इसमें जो डिमांड साइड से जो है इंटरेस्ट का रोल बहुत ज्यादा नहीं है। जो केवल इंटरेस्ट का रोल इसमें आता है वो आ रहा है आपका सप्लाई साइड से, कि आपका होटल्स की सप्लाई बढ़े या मोर व्हीकल्स ऑन रोड। पर मेन इंपैक्ट इसमें पड़ना है आपका डिमांड साइड से, और डिमांड साइड पे इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ेगा पर बहुत ज्यादा नहीं। अब आप देखिए, जैसे आपने खुद बोला, पिछले 1 साल में कोई तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कम हुआ, लिक्विडिटी एनहांसमेंट हुआ, और अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट पे उसका क्या असर पड़ा? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर। वो जो हमें ग्रोथ देखने को नजर आ रही है वो पिछले साल के बेस इफेक्ट के कारण ज्यादा है रादर देन रियल इंप्रूवमेंट। अब इसमें अगर आप देखिए कि क्या है, इंडस्ट्री इज ऑलवेज सेइंग कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। वाई इंडस्ट्री इज ऑलवेज आस्किंग फॉर इंटरेस्ट रेट कट? क्योंकि जिस समय वो 2003-04 से लेके 2008-09 का पीरियड था, तो ऑलमोस्ट हर आदमी ने ये समझ लिया कि गोल्डन डेज आर गोइंग टू स्टे हियर जी, कि इकोनॉमी ऑटो पायलट में 9% की ग्रोथ पे पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट किए जाओ। उसके कारण क्या है, जो ओवर लेवरेजिंग है इस समय इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो बहुत ज्यादा हो गया, लेवरेजिंग बहुत ज्यादा हो गई, और उसका असर उनकी बैलेंस शीट पे देखने को नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट से जो ग्रोथ पटरी पे आएगी, कंजम्पशन से नहीं आएगी, वो इन्वेस्टमेंट से आएगी। उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए अगर हम इकोनॉमिक थ्योरी में जाएं, इंटरेस्ट रेट जो मैटर करता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट नहीं है, वो रियल इंटरेस्ट रेट। तो अगर हम आज की डेट में देखें 7.75, तकरीबन 7% WPI इन्फ्लेशन, तकरीबन 75 बेसिस पॉइंट रियल इंटरेस्ट रेट। उसको अगर मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन से लगाऊं तो नेगेटिव। ये लो इंटरेस्ट रेट है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर हम इसको गोल्डन पीरियड 2003-04 से 8-9 पे कंपेयर करें तो इसी के आसपास मिलेगा। परंतु हालात जो डिफरेंट है वो क्या है, जो आपका एक्सपोर्ट्स था, जो ग्लोबल डिमांड जो था, वो आपका 2003-04 से 8-9 के पीरियड में बहुत अच्छा था। तो हमारा डोमेस्टिक डिमांड के अलावा ग्लोबल डिमांड ने उस पर सपोर्ट किया। अब क्या है, आज की डेट में आप किसी भी इंडस्ट्री से पूछे, खेतान साहब साथ बैठे हैं, कि अगर इंटरेस्ट रेट और 2% कम होते तो क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ता? आंसर होगा नहीं। कारण, अगर इन्वेस्टर लैंड एक्वायर नहीं कर सकता, इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस में प्रॉब्लम है, तो व्हाई ही विल इन्वेस्ट? जो हमारा
हम अपने काम के सिलसिले में इन्वेस्टर से मिलते हैं, फॉरेन वाले, डोमेस्टिक भी, तो इस समय वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। वो पैसा जो कहते हैं ना, मनी इज वेटिंग एट साइड लाइन्स, दे आर वेटिंग एंड दे आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी राइट टाइम व्हेन दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो उसमें सरकार जितनी जल्दी अपना लैंड रिलेटेड इश्यूज, जितनी जल्दी आपका एनवायरमेंट क्लियरेंस, प्रोजेक्ट क्लियरेंस, पर हम सारा दोष केंद्र सरकार पे मरते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में जो भी अप्रूवल है, उनको भी उसी रफ्तार से इम्प्रूवमेंट चाहिए, उनके क्लियरेंसेस जल्दी होने चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट रिवाइवल होगा। और जब तक इन्वेस्टमेंट रिवाइवल नहीं होता, तब तक ग्रोथ, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उसका वो पटरी पे नहीं आ सकता। काफी लोगों को तो ये भी मानना है कि आज के मौजूदा हालात 70 और 80 के दशक के लाइसेंस राज जैसे हो गए हैं। वो कुछ ज्यादा ही राजा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो इन्वेस्टमेंट की बात करी कि निवेश होगा, लेकिन निवेश होने में समय लगेगा और रियल इंटरेस्ट रेट से शायद इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। तो जो हम एफडीआई की बात करते हैं, आप एफडीआई एविएशन की बात कीजिए, आप एफडीआई सर्विस सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने की बात करते हैं, तो यदि हम एफडीआई में थोड़ा बहुत और संशोधन कर दें, एफडीआई की लिमिट्स को हम और आसान बना दें, तो क्या इंडस्ट्री वापस आएगी? क्या इंडस्ट्री और निवेश करना शुरू कर देगी, या इंडस्ट्री को इससे बहुत ज्यादा चाहिए निवेश की दर बढ़ाने के लिए? See, if you look at the fundamental issue, I think there is a huge stress on the balance sheet on some of these corporates. And I think some of your panelists rightly said, just lowering down interest rate is not going to solve the issue. I think in certain sectors, if you look at retail, aviation, we are seeing balance sheets being highly stressed. So we are not really talking about interest rate reduction, we are really talking about capital infusion. We are talking about financial restructuring. And in my view, I think from an Indian banking system perspective and from the government perspective, one needs to look at very, very closely, because some of these corporates needs restructuring. And the only way out, if the banking system cannot support that, is possibly you need capital through the FDI route. The FDI route can be very, very well utilized to resurrect some of these businesses, to buy out some of these businesses. Aviation is a great example. Telecom, we have regulatory hassles, but clearly we need capital. Look at textiles. Textile is one of the biggest job kind of creators for India. But if you look at the companies, everybody is going through severe financial stress. So I think restructuring, corporate restructuring needs to be seen properly. And what the government can play is potentially help the banks to restructure some of these assets and play FDI where capital is really required to save some of these assets. Because unless that's going to happen, I think fundamental businesses will continue to see the stress as everybody is talking about. चर्चा जारी रखेंगे। मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे किस प्रकार इलेक्शंस का दौर है, अगले 1 साल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या सरकार की तरफ से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और यदि वो बढ़ता है तो क्या उसका कुछ फायदा सर्विस सेक्टर को होगा या नहीं होगा? मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या निवेश की दर बढ़ाने से सर्विस सेक्टर में जो स्लो डाउन की बात की जा रही है, क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है? खितान साहब, मैं इलेक्शंस की बात करना चाहूंगा। काफी मौजूदा माहौल जो है काफी ज्यादा एक कॉर्पोरेट जगत के लिए भी नाजुक है, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के साल में हमेशा नर्वसनेस तो रहती है। आप एफआईआईज की बात कर लीजिए, पिछले कुछ दिनों की यदि आप मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट में तो एफआईआईज ने बहुत तादाद में पैसा निकाला है, लेकिन स्केयर ये है, डर ये है कि यदि कोalition की मिली सरकार बनती है तो जो पॉलिसीज थी, जो कांग्रेस सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई थी, हो सकता है उन पे कुछ कटौती की जाए। जिस तरह अप्रूवल्स आ रहे थे वो भी ना, हालांकि अप्रूवल्स कितने आ रहे हैं हम सब जानते हैं। तो जो मौजूदा सरकार ने जो पॉलिसीज रिफॉर्म्स किए थे उन पे लगाम लग जाएगी यदि कोalition की सरकार बन गई। तो क्या इस मौजूदा हालात में सरकार से और उम्मीद करना कि वो रिवाइवल के लिए कुछ करेगी अपने आप में ठीक है? देखिए, प्रधानमंत्री का तो संकेत है कि करेंगे, पॉइंट नंबर 1। और जो भी भारत के पॉलिटिक्स को जानते हैं, हम सब समझते हैं कि कोalition सरकार ही बनेगी। देयर इज नो चांस ऑफ एनी सिंगल पार्टी कि वो
आ जाए। तो कोalition का सरकार तो अभी रहेगा, सिर्फ 5 वर्ष के लिए नहीं हो सकता, 10-15 वर्ष के लिए। तो कोalition सरकार तो गिवन है। नौ सरकार में इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या कोई अंतर है? मैं तो बेसिक क्वेश्चन आप सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ, बाकी से पूछता हूँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बाकी में हो, सीपीएम को एक बार आप अलग कर दो, क्या कोई बेसिक इकोनॉमिक मुद्दा में मतभेद है? मुझे तो नहीं लगता। होता क्या, जो सरकार में होता है तो एक रुख अपना लेते हैं, ऑपोजिशन जाते हैं तो दूसरा रुख अपना लेते हैं, वो एक अलग चीज है, वो एक बेसिक पॉलिटिक्स हो गया। अब बेसिक इकोनॉमिक पॉलिसी लीजिए, जब बीजेपी लेड कोलिशन था या कांग्रेस लेड कोलिशन था, एक ही रास्ते में चल रहे थे, कोई अंतर है नहीं। हाँ, फाइन ट्यूनिंग कुछ हो जाता है, कहीं कुछ प्रायोरिटी का अंतर हो जाता है कि वाजपेयी टाइम के साथ में नेशनल हाईवे में खुद प्रायोरिटी मिला, बहुत अच्छा काम हुआ। अब प्रायोरिटी थोड़ा कम हो गया, वहां पे ग्रोथ थोड़ा सा कम है, इतना ही हो सकता है। बेसिक में मेरे हिसाब से कोई अंतर नहीं है, ना ही कोई मतभेद है। अब दूसरे मुद्दे में आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो भी जानता है कि आज के दिन परफॉर्मेंस ही बहुत जरूरी क्राइटेरिया है। जो गवर्नमेंट चाहे स्टेट लेवल हो, स्टेट लेवल में हमने देख लिया, जो गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म करता है या परसेप्शन है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो फिर भी जीत जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी को ओवरकम कर देते हैं। देखो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि चाहे देखिए आप पिछले 9 महीनों में बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हुए। अब तो लोग कहते हैं कि ये रिफॉर्म्स 3 साल पहले होते तो बहुत अच्छा होता, तो शायद नौबत नहीं आती। तो इसी को अपने को कंटिन्यू अगर करें तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा सिग्नल रहेगा और ये गाड़ी अच्छी जाएगी। और नहीं करने का मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। आप रिफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपको वोट ज्यादा मिलेंगे? नहीं, वोट ज्यादा मिल सकते हैं कि कुछ पॉपुलिस्ट मेजर आप करो। पॉपुलिस्ट मेजर तो आप करेंगे, ठीक है, पेट्रोल के रिसेंट का दाम आप आज के दिन छोड़ रहे हैं, बाद में कह आप नहीं भी छोड़ें, पर वो एक टेम्पररी फेज रहेगा। आज के दिन वोटर भी बहुत इंटेलिजेंट है, कोई इंडियन वोटर्स को आप बेवकूफ तो समझ नहीं सकते। वैसे भी इलेक्शन मई में होगा या जून में होगा, तो अभी भी ऑलमोस्ट 1 वर्ष या मे भी 1 वर्ष से बेसी समय बाकी है। तो हमारे हिसाब से इस दौर में अगर भारत आगे निकल जाए और एफडीआई अच्छी मात्रा में आ जाए, देखिए भारत को एफआईआई में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अपने को एफडीआई चाहिए, अपने को लॉन्ग टर्म चाहिए। और भारत में आप कुछ भी बोलिए, डेमोक्रेसी है, चाहे किसी टाइप का डेमोक्रेसी हो, थोड़ा सा नॉइजी डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, बेसिक्स है। आप बेसिक प्रॉब्लम में ध्यान दीजिए, इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान दीजिए, चाहे लैंड है, पावर है, बिजली है, वो बेसिक्स को अगर गवर्नमेंट सही कर दे, आप देखिएगा 6 महीने में ऐसे संकेत आ जाएंगे कि सब जगह दिखेगा आपका निवेश आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पूरा माहौल ही बदल जाएगा। तो आज के दिन इस कोalition सरकार के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या आपका सरकार गिरेगा नहीं, ये गारंटी है आपके पास। फुल स्ट्रीम में रिफॉर्म करो, जो देश के हित में है आप उसको करो। अभी आप लॉस और गेन को आप एक बार के लिए छोड़ दो। आप देखिएगा कि मोस्ट वोटर्स जो एजुकेटेड आपको वोट क्यों नहीं देंगे? कोई बेवकूफ है? आप रूरल एरिया में हेल्प करिए, आप विलेजेस लेवल में फोकस करिए, आप सिंगल वोटर पे, सिंगल इंडिविजुअल में आप फोकस करके तो देखिए। हमारे हिसाब से तो बहुत पॉजिटिव सिग्नल होगा। आप जहां जाओ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, इतना ड्रम क्यों पीटा जा रहा है? एक तो उनका ब्रांड बन गया है, उनका एक परसेप्शन बन गया है, और कुछ तो बैक्ट होगा, तो आप सेम करो ना। ऋतुपर्णा, एक सवाल आपसे, हमने बात की कि इस तरह की जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, MNREGA जैसे पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, वो आने वाली सरकारें भी करेंगी, तो क्या इस प्रकार का कोई पॉपुलिस्ट मेजर सर्विस सेक्टर के लिए नहीं हो सकता? यदि आप रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बना सकते हैं, तो क्या आप एक सर्विस सेक्टर गारंटी स्कीम नहीं बना सकते? हाँ, मैं जानता हूं कि उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, तो एक प्रकार का गारंटी देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या इस प्रकार के कोई इनोवेटिव स्कीम्स नहीं बनाई जा सकती जिससे सर्विस सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज और बढ़े? मेरा मानना है कि सबसे, जैसे मैं आई कीप सेइंग दैट ये जो NREGS वगैरह स्कीम है, अगर जो पैसा NREGS के लिए लगाया गया है या केप्ट असाइड करा गया है, अगर वही पैसा कुछ चीजों में लगाया जाए, आई थिंक ओवरऑल सर्विस सेक्टर, क्या सारे सेक्टर्स को फायदा हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यही पैसा अगर हम लोग एजुकेशन सेक्टर में या अपस्किलिंग में लगाए, या टू डेवलप अ मैचिंग सिस्टम इन द कंट्री, जिससे लोगों को पता चले एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, रियल टाइम, कि क्या स्किल्स कहाँ अवेलेबल है और क्या जॉब्स कहाँ है, तो सर्विस सेक्टर को बहुत फायदा हो सकती है। लाइक आई सेड, नॉट जस्ट सर्विस सेक्टर, आई थिंक इट इज समथिंग विच विल बेनिफिट ऑल सेक्टर्स। बट आई थिंक आई जस्ट लाइक टू एड समथिंग, जो मैंने बाकी पैनलिस्ट की बात सुनी है उसके इन रेफरेंस टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इट्स if we have to, it's actually commendable that in this latest economic survey,
jobs has has been placed and given importance and significance, and it has at the heart of all the policy making that is being planned. But in order to देश में jobs लाने के लिए कुछ चीजें करना बहुत जरूरी है, और फॉर एग्जाम्पल लैंड के बारे में ऑलरेडी सबने कहा है. But besides land, I think infrastructure needs to be sorted out, and one thing which is very important to actually promote and encourage job creation, that is labor reforms. हम सबको ही पता है कि 94% of our workforce are in the unorganized sector, और इसकी और कोई वजह नहीं है besides the lopsided and irrelevant labor laws in the country. तो अगर हम FDI चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं लोग कंट्री में आए, जॉब्स क्रिएट करें, एंड अगर हम चाहते हैं कि इंडिया को अगर कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी और देश के हिसाब से ना देखा जाए, rather than it should be treated more of a manufacturing hub, I think we need to sort out these issues, and primarily the labor scenario in the country. It is काफी दुख की बात है. आज ही मैंने आई थिंक आज या कल ही मैंने वो मिस्टर पटेल की वो स्टेटमेंट सुनी, जहाँ पे उन्होंने काफी ओपनली बताया है कि बहुत कम सोचा जा रहा है लेबर रिफॉर्म के बारे में, और वो बहुत दुख की बात है. अगर ये सब्जेक्ट हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचे, जिस तरह से हम लोग फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और एफडीआई वगैरह के बारे में बात करते हैं, अगर इस विषय पे हम लोग ना सोचे, और इस विषय पे सिर्फ गवर्नमेंट क्यों, इवन प्राइवेट सेक्टर को इस विषय पे एम्फसाइज देना चाहिए, और I think they should come out much more vociferously and loudly in favor of labor reform. अगर वो नहीं होगी तो इस देश में जॉब्स तो बनते रहेंगे, जैसे आज भी बन रहे जॉब्स. The unorganized sector is growing at a more rapid pace than the organized sector. But जिस तरह की जॉब हम चाहते हैं for a proper living, I don't think that's possible. And इसीलिए this is something that जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, and I wanted to raise this particular issue. डॉक्टर पंत, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई एंटरप्रेन्योरशिप को मेजर करने का कोई इंडेक्स है, और यदि कोई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप का इंडेक्स है तो शायद भारत में उसकी गिनती बहुत ही नीचे स्तर पे होगी. लेकिन क्या एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने से सर्विस सेक्टर रिवाइवल हो सकता है? आप मौजूदा बजट देखिए, सर्विस टैक्स का एम्बेड बढ़ा दिया गया है. आप यदि एक छोटे से दुकान में भी एसी लगा के अगर आपने 4 टेबल लगा लिए तो वो भी अब आपका सर्विस टैक्स के अंदर आता है. तो ये एक तरह से रेट्रोग्रेड स्टेप है, जिससे सर्विस सेक्टर को प्रोत्साहन तो नहीं मिलेगा, उल्टा और उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो क्या एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट ज्यादा जरूरी है करना इस समय, ताकि वो भी सर्विस सेक्टर में योगदान दे सके? देखिए आशुतोष साहब की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि जहां हम इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया इज अ लो टैक्स्ड कंट्री, और हम हमेशा हर पार्टी हर सरकार ये कहती है हम टैक्स को ब्रॉड बेस करेंगे. वो टैक्स को ब्रॉड बेस कैसे होगा? आपका एग्रीकल्चर टैक्स से बाहर, बिल्कुल 60% जो सर्विसेज सेक्टर है. अब जाके एक हमारा नेगेटिव लिस्ट तैयार हुआ है कि हम इन चीजों को टैक्स नहीं करेंगे, बाकी सबको टैक्स करेंगे. तो क्या होता था कि सारा का सारा टैक्स का बोझ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पड़ता था. जब तक टैक्स बेस ब्रॉडर नहीं होगा, ज्यादा सर्विसेज या ज्यादा इंडस्ट्री उसमें इंक्लूड नहीं होंगी, ज्यादा इंडिविजुअल इंक्लूड नहीं होंगे, तब तक वो हमारा टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा. और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, बिकॉज एक बार ये होगा तो उसके बाद हमें मैन्युफैक्चरिंग साइड और दूसरी तरह के टैक्स में थोड़ा सा रियायत मिलने की उम्मीद है. अब आप जो कह रहे हैं कि उसका एक इंडिकेटर है, पर वो काफी टाइम बाद आता है, कि जो एनएसएस का एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होता है, जो कि क्विंक्विनियल सर्वे है, जिस 5 साल बाद, क्योंकि छोटे सर्वे जो हर साल होते हैं उससे उतने अच्छे रिजल्ट में एरर्स के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं. तो उसमें आपको मिलता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किस हिसाब से बढ़ रहा है, कि सैलरीड है, कैजुअल वर्कर है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अब उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है. तो उसको हमें नॉन एग्रीकल्चर के हिसाब से देखना पड़ेगा. रही बात की सर्विस सेक्टर क्यों अच्छा किया, क्योंकि हमारा ग्रोथ अच्छा था. तो मेनली ये डिमांड साइड फैक्टर है जो इसकी ग्रोथ को पुल करता है. उसमें आपकी ग्लोबल ग्रोथ बढ़ेगी तो आपका क्या है, आपका टूरिस्ट इनफ्लो फॉरेन वाला भी अच्छा होगा, हिंदुस्तानी भी ट्रैवल करेगा.
चाहे हिंदुस्तान में ट्रैवल करे या बाहर करे। तो इवन अगर वो बाहर ट्रैवल कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो सर्विसेज इंडिया में कंज्यूम करेगा। और बाकी जिस तरह से सरकार के हालात सुधरेंगे तो थोड़ा सा उसमें भी असर देखने को मिलेगा कि जो एकदम सरकार एक्सपेंडिचर को पकड़ के बैठ गई है उसमें थोड़ी सी ढील आएगी, तो उसके हिसाब से ये इम्प्रूवमेंट आएगा। अदरवाइज चलिए, तो मतलब काफी कुछ करना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को ही नहीं कॉर्पोरेट जगत को भी करना पड़ेगा, लेकिन काफी पेचीदा स्थिति है। रिवाइवल होगा इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट का, ब्याज दरों में कटौती आएगी, लेकिन सबसे जरूरी है इस समय ग्रोथ पे फोकस रखना। यदि ग्रोथ अपने आप में रिवाइव कर गई तो हो सकता है सारे सेक्टर, सर्विस सेक्टर को मिला के भी हो सकता है सारे सेक्टर्स में एक रिकवरी देखी जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे हमने चर्चा की। फिलहाल मनी मंत्रा पे इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी प्रॉफिट।